वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सूर्य ने मिस्र के विशाल साम्राज्य पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरी, जिससे ऊंचे पिरामिड और चमकती हुई नील नदी रोशन हो गई, जो पूरे देश में जीवन रेखा की तरह फैली हुई थी। थेब्स के भव्य महल में राजा अमेनहोटेप अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे, जो वैभव और शक्ति से घिरे हुए थे। उनकी पत्नी रानी नेफर्टी उनके बगल में बैठी थी, जो एक देवी की तरह सुंदरता और अनुग्रह वाली एक राजसी आकृति थी। उनके 2 बच्चे, 5 वर्षीय राजकुमारी नेफारा और उसका छोटा भाई होरस, उनके पैरों के पास खेल रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राज्य पर युद्ध का काला बादल मंडरा रहा है। उनके इर्द गिर्द राजा का मंत्रिमंडल, अनुभवी सेनापतियों, सलाहकारों और कुलीनों का एक समूह खड़ा था। वातावरण में तनाव का माहौल था, क्योंकि वे हिक्सोस से बढ़ते खतरे पर चर्चा कर रहे थे, जो आक्रमणकारियों का एक क्रूर समूह था जिसने मिस्र की सीमाओं पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। राजा अमेनहोटेप शांत रहे। उनकी आंखों में एक ऐसे शासक की शांत शक्ति झलक रही थी जिसने पहले भी कई युद्धों का सामना किया था। जनरल मेनकोरे ने स्थिर लेकिन जरूरी आवाज में कहा, हम हिक्सोस को और आगे बढ़ने नहीं दे सकते। वे पहले ही बाहरी इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे थेब्स तक पहुंच जाएंगे। राजा ने सोच समझकर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो मेनकोर, हमें अपने लोगों और अपनी जमीन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। हमें रणनीति बनाकर उनसे आगे निकलना होगा। रानी नेफर्तिति ने अपने पति की ओर चिंता से देखा। उनका हाथ हल्के से उनके हाथ पर टिका हुआ था। अमेनहोटेप, क्या तुम्हें खुद ही युद्ध में जाना है? तुम्हारे पास सेनापति हैं जो आक्रमण का नेतृत्व कर सकते हैं। अमेनहोटेप अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोमलता और संकल्प का मिश्रण था। मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूँ नेफर्ती, मैं एक योद्धा हूँ। मैं अपने आदमियों को बिना उनका नेतृत्व किए युद्ध में नहीं भेज सकता। लोगों को यह देखना चाहिए कि मैं उनके लिए लड़ने को तैयार हूँ। नेफारा ने कमरे में तनाव को महसूस करते हुए अपने पिता की ओर देखा। क्या आप लंबे समय तक नहीं रहेंगे पिताजी? राजा अपनी बेटी के बराबर घुटनों के बल बैठ गया। उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसका चेहरा नरम हो गया। ज्यादा समय नहीं मेरी छोटी, मैं तुम्हारे जाने से पहले ही वापस आ जाऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो हम साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। नेफारा मुस्कुराई। उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था, हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझती थी कि उसके पिता को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे युद्ध की तैयारियां शुरू हुई, महल में माहौल और भी ज्यादा गर्म होता गया। सैनिकों ने अपने हथियार तेज कर लिए। दूत युद्ध कक्ष में आते जाते रहे और राजा अपने सेनापतियों के साथ रणनीति बनाने में घंटों लगे रहे। रानी, हालांकि बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। लेकिन हिक्सोस अथक थे। दुश्मन सैनिकों की लहर के बाद लहर युद्ध के मैदान में आ गई। उनकी संख्या अंतहीन लग रही थी। मिस्रियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध का रुख उनके खिलाफ होने लगा। अराजकता के बीच राजा अमेनहोटेप ने खुद को दुश्मन योद्धाओं से घिरा हुआ पाया। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी और वह अपने दुश्मनों पर वार कर रहा था। लेकिन तभी एक क्षण के ध्यान भटकने पर एक हिक्सोस योद्धा ने उस पर घातक प्रहार किया। राजा लड़खड़ा गया। उसके घाव से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा।
राजा की जान जाते समय उसने आसमान की ओर देखा। उसके विचार उसके परिवार की ओर मुड़ गए। उसकी बेटी नेफारा उसके दिमाग में कौंध गई, मासूमियत और उम्मीद की एक झलक। उसका आखिरी विचार उसके भविष्य के लिए प्रार्थना करना था। थेब्स में राजा अमेनहोटेप की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक समय में चहल पहल से भरा महल अब शोक का स्थान बन गया था। रानी नेफर्ती को जब अपने पति की मौत की खबर मिली तो वह शोक में डूब गई, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास शोक मनाने का समय नहीं है। हिक्सोस तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जल्द ही महल पर घेराबंदी कर दी जाएगी। बचे हुए कुछ वफादार रक्षकों को इकट्ठा करके रानी ने अपने बच्चों के साथ भागने का कठिन फैसला किया। नेफारा हालांकि अपने पिता को खोने से दुखी थी, फिर भी बहादुर बनी रही। उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था जब वे रात के अंधेरे में महल से भाग रहे थे। गुप्त सुरंगों से होते हुए वे थेब्स से बहुत दूर निकल गए। अगले कई सालों तक शाही परिवार राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में छिपकर रहा। एक समय की आलीशान जीवन शैली अब उनकी पुरानी याद बन चुकी थी। गांव में जीवन बहुत कठिन था। लोग गरीब थे और बहुत से लोग कटु थे, क्योंकि राज्य के हिक्सोस के हाथों में चले जाने के बाद उन्होंने शाही परिवार से मुंह मोड़ लिया था। नेफारा इस शत्रुतापूर्ण वातावरण में पली थी, जहां उसे गांव वालों की तिरस्कार भरी फुसफुसाहटों से घिरा पाया गया, जो अपने दुखों के लिए उसके परिवार को दोषी ठहराते थे। लेकिन उसकी मां ने उसे मजबूती और लचीलेपन के साथ पाला। तुम एक राजा की बेटी हो, नेफर्ती उसे याद दिलाती थी। एक दिन तुम वह वापस पाओगी जो तुम्हारा हक है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और तुम्हें मजबूत होना होगा। युवा राजकुमारी ने अपनी मां की बातों को दिल से लगा लिया। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद नेफारा ने कभी भी अपने भाग्य को नहीं खोया। उसने गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। रानी के एक वफादार रक्षक से तलवारबाजी सीखी, जो उनके पीछे छिप गया था। हर दिन नेफारा ने खुद को सीमाओं तक धकेल दिया। एक दिन अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपने लोगों को हक्सोस शासन से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प किया। गांव में जीवन बहुत कठिन था। नेफारा और उसकी मां बाजार के पास एक छोटे से जीर्ण-शीर्ण घर में रहती थी। एक समय की गर्वित रानी को गांव वालों के साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह व्यस्त बाजार में सामान का व्यापार करती थी, जहां जानवर खुलेआम घूमते थे और हवा में मसालों, जड़ी बूटियों और पशुओं की गंध भरी रहती थी। कभी कभी नेफारा घोड़ों को देखने के लिए अस्तबल में चली जाती थी और कल्पना करती थी कि वह पुराने योद्धाओं की तरह युद्ध में सवार होकर जा रही है। रात के सन्नाटे में वह गांव से बाहर खेतों में अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करती थी और चुपके से अपने कौशल को निखारती थी। शाही परिवार के प्रति ग्रामीणों के तिरस्कार के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजा अमेनहोटेप की यादों के प्रति वफादार रहे। रामोस नाम का एक बूढ़ा लोहार उनमें से एक था। उसने कभी राजा की सेना के लिए हथियार बनाए थे और अब वह गांव में एक शांत जीवन जी रहा था। रामोस ने नेफारा की आंखों में आग को पहचाना और उसे तलवार बनाने की कला सिखाने की पेशकश की। उसके मार्गदर्शन में नेफारा ने न केवल तलवार चलाना सीखा, बल्कि तलवार बनाना भी सीखा। उसने रामोस की भट्टी में कई घंटे बिताए। इस प्रयास से उसकी भुजाएं दर्द कर रही थी, लेकिन उसका हौसला कभी डगमगाया नहीं। जब नेफारा 18 साल की हुई, तब तक वह एक कुशल योद्धा बन चुकी थी। सालों के प्रशिक्षण से उसका शरीर मजबूत और फुर्तीला हो गया था। वह एक मास्टर की तरह सटीकता से तलवार चला सकती थी और उसकी तीरंदाजी का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति से ज्यादा उसका दिमाग ही था जिसने उसे वाकई खतरनाक बनाया।
नेफारा ने अपनी माँ द्वारा बताई गई पुरानी युद्ध कहानियों से रणनीति सीखी थी और वह जानती थी कि सिर्फ क्रूर शक्ति ही उसके पिता के राज्य को वापस पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अगले 2 सालों तक नेफारा ने गुप्त रूप से भाड़े के सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया। उसने नई युद्ध शैलियाँ सीखी, एक साथ कई विरोधियों से कैसे लड़ना है और सेना का नेतृत्व कैसे करना है। भाड़े के सैनिकों ने उसे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक नेता बनना भी सिखाया। उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प का सम्मान किया और उसमें एक महान योद्धा रानी बनने की क्षमता देखी। जब नेफारा 20 साल की हुई तब वह तैयार थी। जिस दिन के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी तैयारी कर रही थी वह आखिरकार आ ही गया। अपनी माँ के आशीर्वाद और अपने साथ खड़े वफादार गांववालों के समर्थन से नेफारा अपने पिता की गद्दी वापस पाने के लिए निकल पड़ी। वह अपने वीर सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ी और विजयी होकर अपने शहर लौटी। अब वह अपनी माँ के साथ अपने भव्य महल में रहती है और अपने बहादुर पिता को याद करती है। अब वह अपने शहर की सबसे बहादुर और सबसे गुणी राजकुमारी है। माना जाता है कि यह कहानी का अंत है।